हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और लाइक भी कीजिए और थोड़ा सा आप लोगों को दिल भी दे दीजिए। वाह सैयारा तू तो रूठा नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं पूरा जरूर आपको देखना है। पूरा क्यों देखना है, देखना ही देखना है, पूरा ही क्यों देखना है। पूरा देखने का कारण ये है क्योंकि ऑप्टिक्स का सारे क्वेश्चंस यहाँ है जो तुम्हारे एक एग्जाम में, जो तुम्हारे एक एग्जाम में आने वाले हैं, आने वाले हैं। आने वालों को जानना चाहिए, आने वालों को जानना चाहिए। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे गिला करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ आपको सॉल्व आता है, हाँ आपको सॉल्व करना आता है। हमको पता है, हमको पता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। वो सारे चीज आपको मैं आज बताने वाला हूं जो 2026 के जो फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर तरीका से डुपर तरीका से पढ़ेगा आज। सुपर नहीं बल्कि आज हम लोग पढ़ेंगे डुपर तरीका से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे 2026 का हमारा जो भविष्यवाणी है, हमारा जो 18 इयर्स जो एक्सपीरियंस है वो आज हम आपको बता रहे। सबसे पहली बात है आपको प्लेन मिरर को जरा ध्यान से देखिए। प्लेन मिरर भाई आप चुटकी में 1 सेकंड में कर लें। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितनी होती है? तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारा इंफिनिटी होती है। और हमारा कितनी होती है? इंफिनिटी होती है, जिसको हम अनंत कहते हैं। प्लेन मिरर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है तो उस इमेज की प्रकृति क्या होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, आभासी होती है, सीधा होती है और लेटरल इन्वर्टेड होती है। तो आभासी तथा सीधा भी बोल सकते हो, काल्पनिक तथा सीधा बोल सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट कह सकते हो। और उसका अगर हम आवर्धन बताएंगे मैग्निफिकेशन क्या होगा तो उसका मैग्निफिकेशन 1 होता है। और +1 क्यों लगाते हैं इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि पॉजिटिव जो सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल रिप्रेजेंट वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो पॉजिटिव सिंबल इज रिप्रेजेंट इन वर्चुअल एंड इरेक्ट and you know plane mirror forms virtual and erect image. ओके, उसके बाद ये हो गया, उसका आवर्धन हो गया बच्चों। m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब हुआ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, और v बराबर हमारा u होगी। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि कंसीडर करिए कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है और हम इधर से नहीं, ये हमारा प्लेन मिरर है और हम इधर से जा रहे। बेटा बाबू थोड़ा साइड प्लीज, हम जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं। अगर हम प्लेन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर डियर स्टूडेंट, I am going towards the plane mirror. Okay. Then the speed of the image, then the speed of the image with respect to the object and the speed of the image with respect to the mirror. तो हमारे पास 2 प्रकार के क्वेश्चन होती है। जब हम जाते हैं मिरर की ओर तो इमेज आती है मिरर की ओर, हम जाते हैं मिरर की ओर। चलो बेटा तू यहाँ पे रह, तू यहाँ पे रह, तू इमेज है, मैं ऑब्जेक्ट हूं। सुन सुन, इधर सुन, प्लीज लिसन, प्लीज प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। मैं
आऊंगा एक कदम, तुम भी आ जाओ एक कदम, वाह, हम जाएंगे और एक कदम, वाह, ये होगी प्लेन मिरर। तो यहाँ रहेगा, मैं यहाँ रहूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये छोटा है, समझ के ये मत समझ लीजिएगा कि इमेज छोटा बनेगी, ये भी मेरे इतना बड़े बनेगी। अब हमारा अगर हम मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछेंगे या स्पीड पूछेंगे, स्पीड देखिए कभी नेगेटिव नहीं होती है, आपको पता है 11 क्लास का फिजिक्स पढ़ा है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी वर्ड होगा तो ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से जाएगा इमेज का भी स्पीड उतना ही होगा विद रेस्पेक्ट टू मिरर। विद रेस्पेक्ट टू मिरर अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ही उसका भी होगा स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन अगर वेलोसिटी का बात करेंगे तो नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा उधर, इमेज आ रही इधर। और अगर हम ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पूछेंगे कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगी, तो जो भी वेलोसिटी रहेगा उसको 2 से गुना कर देना है। अगर 4 की स्पीड से जाता तो इमेज का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड होती। तो ये हमारा हो गया। अब हमने जो प्लेन मिरर का जो भविष्यवाणी किया, ये हमने पूरा निचोड़ के रख दिया भाई। आपको प्लेन मिरर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एग्जाम में, सबसे ज्यादा फोकल लेंथ इसका आती है। उसके बाद हम बता रहा हूं आपको स्फेरिकल अगर हम मिरर का बात करें तो देखिए बच्चों, हम लोग का एम का जो वैल्यू है ना +1, एम का वैल्यू +1 होती है प्लेन मिरर में, और एम का वैल्यू +1 से भी बड़ा होती है, एम का वैल्यू +1 से भी बड़ा होती है, ये होती है आपका कनकेव मिरर में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सिंपल सा है, वो कौन ऐसा मिरर है जो आभासी तथा सीधा लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो आंसर याद रखना कनकेव मिरर होगी। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उस मिरर का नाम बताओ जो आभासी तथा सीधा लेकिन सेम साइज के इमेज बनाती है, तो उसका आंसर होगी प्लेन मिरर। और एक चीज बताता हूं आपको, उस मिरर का नाम बताइए जो आभासी तथा सीधा लेकिन वस्तु से अगर छोटा प्रतिबिंब बनाती है, तो आंसर रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर होगी। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में भी बना, 2024 में भी बनी, 2026 में भी बनेगी। उस मिरर का नाम बताइए जो आभासी तथा सीधा लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कनकेव मिरर होगी। और हम लोग का कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाने वाला मिरर ओनली कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के अलावा कोई ऐसा मिरर नहीं है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वो पॉइंट का साइज का भी बनाता है, थोड़ा पॉइंट से बड़ा भी बनाता है, सेम साइज का भी बनाता है, और वस्तु से बड़ा भी बनाता है। तो ये हमारा एक ऐसा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण कनकेव मिरर, जो वास्तविक प्रतिबिंब हर टाइप का बनाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इमेज। तो अब हमारे पास आता है इस चैप्टर में, और हमारा चैप्टर में क्या आता है कि अगर हम F बराबर पूछे तो R/2 होती है। मिरर फॉर्मूला का बात करें 1/V बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होती है। ये हमने अभी समझा रहा है आपको। अब हम क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाले हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप दिमाग में रख लेना। मिरर फॉर्मूला से मैं गारंटी दे रहा हूं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगी, और कोई हार्ड लेवल वाला न्यूमेरिकल नहीं होगी। हम जैसा आपको पढ़ाए हैं, आप जैसा पढ़े हो उसी टाइप का रहेगी। आप अंडर 10 जैसा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनने वाला है, और एक क्वेश्चन आने वाला है। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में प्रूव करने कभी नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पॉइंट आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। आप रिफ्लेक्शन को पकड़िए। रिफ्लेक्शन में भाई आपको क्या है, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला पॉइंट तो हम लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव जो आपका इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप पहले पकड़िए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैं बता रहा हूँ, 18 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आती है। 10 क्लास में जैसा आप पढ़े हो वैसे ही इसका क्वेश्चन रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। C का वैल्यू आप जानते हो। अगर कोई भी मीडियम में लाइट का अगर स्पीड दिया हुआ है, देन यू कैन फाइंड
then you can find the refractive index of that medium, and if the refractive index of that medium is given, then you can find velocity of that medium is what. तो आप ये दिया रहे तो ये निकाल सकते हो, ये दिया रहे तो ये निकाल सकते हो। वेरी नाइस, वेरी इजी। अब हम बता रहे हैं एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम हम पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम आपको एक टॉपिक दे रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर हम आपसे बात करें कि मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में भाई 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, किसका पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा किसका जा रहा है 2 का, किसके रेस्पेक्ट में 1 के रेस्पेक्ट में। जिनका पूछा जा रहा है उसको सिंबल के राइट तरफ लिखना और जिससे रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको लेफ्ट में रखना। आप ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, आप ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, आप अगर ऐसे भी लिखते ये भी चलेगा और आप ऐसे भी लिखते ये भी चलेगा, लेकिन हमेशा जिस मीडियम का निकालना है वो हमेशा राइट में होगा और जिसका निकालना है उसका वैल्यू को ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका वैल्यू को आप नीचे ले लीजिए। भाई देख, मैं इतना कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, एकदम फाड़ के एग्जाम में आना है आपको, एग्जाम में फाड़ के आना। अगर हम पूछे वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमें तो लगता है माइक्रो सेकंड में इसका आंसर देंगे। हमें लग रहा है कि इसका आंसर आप माइक्रो सेकंड में देंगे, हमें पता है। वाटर का होता है 4/3 और ग्लास का होता है 3/2, 4 चल जाएगी ऊपर, 8/9 आपका आंसर होगा। तो इस तरीका का क्वेश्चन आता है। 2019 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2019 में भी था, जो हमारा बहुत तेज तरह की स्टूडेंट इसको गलत भी एग्जाम में बना के आई थी और कंफ्यूज आ गई, यहाँ पे कंफ्यूज आ गई कि कौन सा मीडियम को ऊपर रखना है और कौन सा मीडियम को नीचे रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट उसको नीचे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप जब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हो, तो आप किसका डिफरेंशिएट करते हो, y क्या करते हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो सॉरी यहाँ पे हम इसको चेंज करना चाहता हूं क्योंकि मेरा स्टेटमेंट के हिसाब से गलत लग रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 का निकालना है। देखिए, जिसका निकालना है उसको राइट में रखना है, जिसका निकालना है उसको राइट में रखना है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। सॉरी भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम लगता है कोई इमोशन में बह गए होंगे जिसकी वजह से मिस्टेक होगी, लेकिन ये मेरा मिस्टेक नहीं होता है, हो गई कोई बात नहीं, सॉरी। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इसमें क्रिटिकल एंगल तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज तक क्रिटिकल एंगल, हाँ भाई क्रिटिकल एंगल हम लोग के समय एक बार आया था ये क्वेश्चन, मेरा फाइनल में तो नहीं, 2007 में आई थी। क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्रिटिकल एंगल 2007 में हम इसके क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद इसका क्वेश्चन मिला नहीं, तो हमको लगता है 2026 जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन याद रखना है और याद रखना है इसके छोटे छोटे तो पॉइंट है, कोई बड़े बड़े तो पॉइंट है नहीं। कोई अगर मीडियम का हमारा क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो क्रिटिकल एंगल निकालने बोलेगा। तो C बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स C बराबर होती है साइन इनवर्स 1/μ। ये फॉर्मूला को लेके चलना है और आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर म्यू दिया रहेगा तो आपका C निकल जाएगा, और अगर इसका डिफाइंड से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे C बराबर हमने सिखाया था आपको साइन इनवर्स म्यू रेयर मीडियम माई म्यू डेंसर मीडियम, आप इसको अच्छा से कर ले। ये टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है, और इससे भी अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करूं तो TIR का कर ले। TIR जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TIR में आपको क्या करना है, कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या कंडीशंस है, आप कंडीशन करके जाइए। 2 कंडीशन होते हैं, पहला कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर में जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि एंगल ऑफ जो हमारा एंगल ऑफ
इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इनके दो कंडीशंस होते हैं। आप दो कंडीशन जो हम लोगों का TIR का है वो दोनों कंडीशन को आप याद करिए भाई। आप शूट का प्रयोग करिए या मस्ट का प्रयोग करिए। मस्ट का प्रयोग करिएगा, हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा बेटर रहेगा। शूट का भी बहुत राइटर लोग लिखा है, आप मस्ट का यूज करिए कि लाइट को हमेशा जरूर डेंसर मीडियम से रेयर में जाना चाहिए और एंगल ऑफ जो हम लोग का इंसिडेंस है इज मस्ट बी ग्रेटर देन ए क्रिटिकल एंगल। ये दो जो कॉन्सेप्ट है, जो कंडीशन है, आप इसको एकदम रट्टा मारिए और रट्टा मार के एग्जाम लिखने जाना है। तो पहला कंडीशन क्या है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, लाइट मस्ट बी ट्रेवल्ड फ्रॉम, ठीक है, मस्ट ट्रेवल्ड फ्रॉम, बी नहीं लगाने, must travel from denser medium to rarer medium। और दूसरा लिखेंगे the angle of incidence must be greater than critical angle। तो ये जो हमारा जो कंडीशन है दोनों याद कर रखना है। ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है μ2 माइनस μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। म्यू लिखने में थोड़ा सा दिक्कत बुझाता है, तो अब एग्जाम में तो लिखा हुआ रहता है प्रूव दैट n2 बाई v माइनस n1 बाई u बराबर n2 माइनस n1 बाई r। ये आपको सिद्ध करना है। एग्जाम में इतना दिन का मैं अनुभव बताता हूं, तो अनुभव हमें ये मिलता है कि ये प्रूफ करने पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस, उसका डिफाइन पूछा जाता है, लेकिन कौन सा सरफेस से आपको प्रूफ करना है ये कभी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिला। तो आप कोई भी सरफेस का प्रयोग कर सकते हो, कॉन्केव भी कर सकते हो, कॉन्वेक्स भी कर सकते हो। जो सरफेस आपको बहुत अच्छा लगता है आप उस सरफेस का प्रयोग करिए और ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला को आप प्रूव करिए और एकदम बढ़िया तरीका से आपको क्लियर करके रखना है। अगर आप ये बहुत अच्छी तरीका से क्लियर करके रखते तो आपको फायदा क्या मिलेगा, जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला जाएंगे तो वहां भी इनका फायदा मिलता है। तो हमारा इस पॉइंट को हमने P माना, हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया O, सीधे हमने लेके चल गया रे ऑफ लाइट को। अब कर्व इधर है भाई, इसका मतलब सेंटर इधर होगी। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ किए। अब नॉर्मल ड्रॉ करने हम चाहते हैं कि हमारा ये डेंसर मीडियम रहे और ये हमारा रेयरर मीडियम रहे, तो ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस बन गया। रेयरर मीडियम अगर उभरा हुआ सरफेस पे होती है तो उनको कॉन्वेक्स कहा जाता है। ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। लाइट जब हम लोग का डेंसर से रेयर में जाती है वे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों नहीं जाएगी। अब जहां भी कटेगा यहाँ पे इमेज बनेगा। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये जो एंगल है इसको अल्फा नाम दिए, इस एंगल को बीटा नाम दिए और हमने इस एंगल को गामा नाम दिया। यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किए, पॉइंट का नाम एच दिए, इस पॉइंट का नाम दिए, ये कौन आई होगा, ये कौन आर होगा। सारा मेरा स्टोरी जो है बच्चों, अब जो थियरम लिखना है इस फिगर को देख के आप क्या इंग्लिश बना सकते हो, तो हम इंग्लिश बना सकते हैं कंसीडर SPS dash be a convex spherical surface of center of curvature C and pole P and radius of curvature of this surface is R full stop। उसके बाद लिखेंगे let, उसके बाद हम लोग लिखेंगे this surface divides two media of, this surface divides two media of refractive index N1 and N2, N1 and N2, where N1 हमारा ग्रेटर है और N2 हमारा छोटा है। उसके लिखेंगे let O be the point object and whose real image I is formed in the rarer medium। उसके बाद हम लोग का होता है यह, यहाँ पे हम लोग विचार करते हैं कि हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ये सारे विचार करने के बाद हम लोग चल जाते हैं कहाँ पे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ में जाते हैं
ओरिजिनल फ्लो में जब चल जाते हैं हमें तो हमें क्या मिलता है, n1 इंटू साइन आई बराबर हमें मिलती है n2 इंटू साइन आई। अब पता चलता है कि एंगल आई जो है और आर हमारा बहुत ही छोटे एंगल हैं, इसीलिए साइन आई को हम लोग अप्रोक्स आई लिखते हैं और साइन आर को लगभग हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो हमें मिलता है n1 इंटू आई और n2 इंटू आर मिलती है। इसको हम सबसे पहले इक्वेशन कंसीडर करके रखते हैं। आप हमेशा एक अब ट्रायंगल हम लोग आई और आर का वैल्यू निकालने के लिए आई और आर को हम लोग अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में अगर हम चेंज करना चाहते हैं, इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आई दिख रहा है ट्रायंगल हम ए सी ओ लेके चलेंगे और एसीओ लेंगे तो ये हमारा देखिए ये हमारा जो बीटा कोण है बाह्य कोण है, तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर हमारा अल्फा प्लस आई होगा। यहाँ से आई कोण हम निकालेंगे तो आई कोण हमारा जब निकलेगा यहाँ से तो आई कोण का वैल्यू होगा बीटा माइनस अल्फा। उसके बाद n2 आर वैल्यू ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल ए सी आई में एक्सटीरियर एंगल है तो इसका जो सम आएगा बीटा प्लस गामा के बराबर होगी। उसके बाद फिर लिखेंगे जब आई और आर छोटे कोण है तो अल्फा बीटा गामा भी छोटा कोण होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम करेंगे कि बीटा को हम 10 बीटा लिखेंगे, अल्फा को हम 10 अल्फा लिखेंगे और n2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 10 बीटा और इसको लिखेंगे हम कितना 10 गामा लिखेंगे। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट पे कहता है, जो उस कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होगा कि 10 बीटा को हम क्या लिखेंगे, 10 थीटा बराबर ये हमारा p होगी और यहाँ से यहाँ p होगी, तो 10 थीटा बराबर an बाई होगी n3। उसके बाद आएगा हमारा 10 अल्फा तो ये बनेगा an बाई no बनेगा, फिर हमारा क्या होगा n2, इसको लिखेंगे हम no बाई an बाई हमारा nc होगी, फिर बनेगा an बाई हमारा ni होगा। हर जगह na है, यहाँ से भी na कॉमन लेंगे, यहाँ से भी लेंगे तो कट जाएगा, कटेगा तो हम डायरेक्ट nc लिख देंगे और यहाँ पे no लिखेंगे, फिर ये हमारा n2 होगा, यहाँ पे nc लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ni। आफ्टर दैट हमारा क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, जब हमारा अल्फा भी ये आई और आर छोटे कोण है तो आई और आर कोण छोटा तभी बनेगा जब हमारा पॉइंट ए पी के बहुत करीब होगा। बहुत करीब कब हो सकता है, जब हमारा ये जो हम लोग एस पी एस डेस जो हमारा सरफेक्स है उस सरफेक्स का अगर इफेक्टिव डायमीटर बहुत छोटा होगा, अगर इफेक्टिव डायमीटर बहुत छोटा होगा, इस तरीका से जब इफेक्टिव डायमीटर जिसको अपार्चर बोलते हैं, जब हमारा अपार्चर इस सरफेक्स का बहुत छोटा होगा तभी हम लोग का जो पॉइंट ए है वो पी के बहुत करीब होगा। कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट। ए पॉइंट जब बहुत करीब जाएगा तो एन पॉइंट भी पी के बहुत करीब होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हो बच्चों आप, सिंस अपार्चर इज वेरी स्मॉल देन पॉइंट एन इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, देयरफॉर वी कैन राइट एनसी इक्वल टू पीसी, एनओ इक्वल टू लिखेंगे पीओ एंड लिखेंगे एनआई इक्वल टू हम लिखेंगे पीआई। तो इससे हमें क्या मिला, इसे मिला एन हमारा पी में कन्वर्ट हो गया। और हम लोग जानते हैं कोई भी मिरर हो या तो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है, तो हमें पोल वाला पॉइंट मिल गया। और पोल पॉइंट मिलने के बाद अब क्या होगा, हमारा जो पीसी है, पीसी हमारा माइनस आर होगा, पीओ हमारा माइनस यू होगा और पीसी हमारा माइनस आर होगी और पीआई हमारा भी होगा प्लस बी होगा। हम इसको गुना करेंगे तो n1 माइनस आर होगी, इसको इससे गुना करेंगे तो n2 यू होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर हमारा n2 माइनस आर होगी माइनस में, फिर हमारा n2 प्लस बी होगी। इसको अगर हम इस पर लाते हैं तो हमारा जो माइनस है वो प्लस होगा, इस तरीका से नजर आएगा। फिर हमारा क्या नजर आने वाला है, n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू होगी। आर आपको लॉस हो लेंगे तो आर मिलेगा, n2 माइनस n1 होगा, इधर n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू होगी। तो अगर हम इसको घुमा के लिखें तो हमारा मिलेगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई होगी हमारा r।
तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब जो सजा के आपको लैंग्वेज लिखना है उसका प्रैक्टिस कर ले, अपने से लैंग्वेज लिखने का कोशिश करें, क्योंकि आप अपने से ही आपको एग्जाम में लिखना है। कहीं अगर मैथ में प्रॉब्लम थी तो आप प्रेम से देख लेना, फिर आगे बढ़ जाना। फिर बच्चों आप हमारे पास लेंस में आते हैं तो लेंस चैप्टर में हमें मिलता है पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक, उसको आप क्लियर कर लेना। पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक होती है डायोप्टर, उसको दिमाग में रखना। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन जान लेना। लेंस मेकर जो फॉर्मूला है उसको एकदम इजीएस्ट तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से हम आपको ड्राइव कर दिए हैं। अगर कोई बच्चों को डाउट है जो हमारे कोचिंग में नहीं पढ़े हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वीडियो बना के भेजता हूं। और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इस वर्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज से इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो सबसे पहले डिफाइन लिखना है, इक्विवेलेंट लेंस का डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद जो हमारा इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन उसको प्रूव करना है। और उससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं बात करता हूं यहाँ से कि अगर हम दो लेंस f1 और f2 फोकल लेंथ वाले को एक दूसरे से कंबाइन कर दिए तो इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा उसका फोकल लेंथ क्या f1 प्लस f2 होगा? क्या उसका फोकल लेंथ f1 प्लस f2 बाई f1 इंटू f2 होगा? तरीका देखिए, क्वेश्चन आपको कितने तरीका से करता है। क्या उसका फोकल लेंथ f1 इंटू f2 बटे f1 प्लस f2 होगा? इसमें से आपको कौन सा फॉर्मूला सही लगता है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, इन तीनों में जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इन तीनों में ये ऑप्शन नंबर 1 मानिए, इसको ऑप्शन नंबर बी मानिए, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास 3 ऑप्शन है। 33.33% आपका सही होने का चांसेस है, तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं और जानते हो तो सही आंसर देंगे। उसके बाद आपका जो लेंस फॉर्मूला है बच्चों, लेंस फॉर्मूला से थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। लेंस फॉर्मूला से भी हमें लगता है अगर मिरर का न्यूमेरिकल नहीं आता है तो लेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा। इसका एम फॉर्मूला याद रखिएगा। लेंस का एम का फॉर्मूला होता है v बाई यू और मिरर का एम का फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू। अब लेंस जो है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होती है। कॉन्वेक्स लेंस सब टाइप की इमेज बनाती है। रियल का तो पूछो ही मत, पॉइंट साइज बोलो, थोड़ा बड़ा बोलो, सेम साइज बोलो, थोड़ा और बड़ा बोलो, इनफाइनाइट साइज बोलो, सब टाइप का बनाती है। और एक ऐसा भी बनाती है कॉन्वेक्स लेंस इमेज जो हम लोग का वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज होती है। तो उस अगर लेंस का नाम पूछा जाए एग्जाम में जो वर्चुअल को मैं इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनाती है तो आप कॉन्वेक्स लिखिएगा। और कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ स्मॉलर साइज या तो डिमिनिश भी बोल सकते हो। वर्चुअल इमेज बनाती है, इरेक्ट तो होगा ही लेकिन बहुत छोटे छोटे इमेज बनाती है। कौन? कनकेव लेंस। तो अब हम यहाँ पर विचार करेंगे, इसके बाद जाते हैं प्रिज्म में। प्रिज्म से एक क्वेश्चन हम आपको पहले क्लियर करा दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन है आपका डिविएशन निकालने वाला। डिविएशन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन एक बनेगी। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। एक हमारे पास थिन प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 2 डिग्री है एंड प्रोड्यूसेस 1 डिग्री डिविएशन। एक हमारे पास थिन प्रिज्म है और वो थिन प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है 2 डिग्री का है एंड प्रोड्यूसेस 1 डिग्री डिविएशन। देन फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मतलब हमें एन निकालना है तो इसके जगह 1 रखेंगे, एन हमें चाहिए, इसके जगह 2 रखेंगे। इसको अगर हम गुना कर दें तो 2n माइनस 2 होगी। अगर हम 2 को इस बार लाएंगे तो इधर 2n होगा, इधर 3 बराबर अगर 2n तो n वैल्यू हमारा 3/2 या 1.5 होगी। तो इस तरीका का क्वेश्चन, इससे जरा एक चीज और बता रहा हूं, एंगल ऑफ जो डिविएशन होता है वो एंगल हमेशा प्रिज्म एंगल का आधा दिखेगा। मतलब ये एंगल हमेशा इस एंगल का आधा दिखेगा। अगर ये वाला एंगल 1 डिग्री है,
ये वाला एंगल अगर 1 डिग्री है तो ये डिग्री हमारे 0.5 डिग्री होगा। तो ऐसा ध्यान में रखना है। इसके बाद इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डिस्पर्जन ऑफ लाइट एग्जाम में आता है तो और दो चीज कर लेना, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर, दोनों का डिफाइन भी याद कर लेना। उसके बाद जो प्रीच हमारा फॉर्मूला है, प्रीच फॉर्मूला, तो बच्चों सबसे पहले प्रीच फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखें, सबसे पहले आपको डिफाइन पूछेगा मिनिमम डिविएशन का, और मिनिमम डिविएशन का डिफाइन लिखने के बाद आपको प्रीच फॉर्मूला का डिफाइन को प्रूव करना है। प्रीच फॉर्मूला का जो डेफिनेशन होती है a प्लस लेमडा m बाई 2 ओपन साइन a बाई 2। तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम चांस नहीं लगाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन आ सकता है, बहुत साल से नहीं आई है और आता है एग्जाम में। अब हम चैप्टर अगर बढ़े तो हमारा ह्यूमन आई वाला चैप्टर आता है, मानव नेत्र वाला चैप्टर। अब मानव नेत्र वाला चैप्टर में आपका निकट दृष्टि हमारे अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर याद रखना है, अधिकतम दूरी अनंत याद रखना है, आई का एकोमोडेशन पावर 4 डायोप्टर याद रखना है, और हम लोग रेंज ऑफ विजन भी याद रखना है। निकट दृष्टि दोष अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए हमारा आंख का पावर फोकल लेंथ कितना यूज होती है उसको भी ध्यान में रखना है। मतलब छोटे छोटे जो आई के जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखना। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को अच्छा से क्लियर करना, किस डिफेक्ट को करेक्शन के लिए कौन सा लेंस का यूज की जाती है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर में। उसके बाद अगर हम जाए तो सिंपल माइक्रोस्कोप, हमें नहीं लगता है कोई एग्जाम में आएगा। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का एक्सप्रेशन जो एमपी निकालेगा उसको ध्यान में रखें, उसको अच्छा से प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम जाते हैं अगर वेब ऑप्टिक्स में, तो वेब ऑप्टिक्स में हम पाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेब ऑप्टिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वर्ष के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्लियर करें, ब्रूस्टर लॉ का डेफिनेशन को क्लियर करें। ब्रूस्टर लॉ इस वर्ष का इंपॉर्टेंट होगी, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाला है। दूसरी पॉइंट इस वर्ष के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है दो टाइप का, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, उसका कंडीशन जरूर याद रखें, जरूर उसको प्रैक्टिस करके रखें। और हम लोग का हाइगेन्स प्रिंसिपल इस वर्ष आने वाला नहीं है, लेकिन इस बार हाइगेन्स प्रिंसिपल का वो इम्पोर्टेंट है जो हमारा कहता है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके आप स्नेल के नियम का प्रूव करिए। उस एक्सप्रेशन को एकदम पूरे बारीकी से क्लियर करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थ्योरम को क्लियर करिए। आपका वेव ऑप्टिक्स, और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कौन सा लाइट का फिनोमेनन करती है इसको याद रखें। सॉरी, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये नेचर को बताता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और हमारा इंटरफेरेंस का डेफिनेशन के साथ 2-3 को हमारे डेली लाइफ में, डेली जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो उसके एग्जाम्पल्स है उसको बताना है, जिसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है। तो हमें लगता है कि आप जो हमारा फिजिक्स है, हमारा लाइट चैप्टर, आप इससे 14 मार्क्स निकाला सकते हैं। मैंने जो टॉपिक बताई आप इसको जरूर एक बार ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको बहुत 8 साल का अनुभव बता रहा हूं, इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक चीज हम आपसे और कह रहे हैं कि अगर आप एक बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि क्या कोई मिरर को पानी में डुबाने से उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, तो याद रखना नेवर, कभी नहीं। लेकिन एक लेंस को अगर पानी में डुबाएंगे तो उसका फोकल लेंथ जो है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाती है और पावर घट जाती है। अगर हम एक लेंस को उस प्रकार के लिक्विड में डुबाते हैं जिसका रिफ्लेक्टिव